अच्छा, हम सर ट्रीटमेंट पे अगर आएँ तो इंसुलिन के अलावा जो दवाइयाँ हैं उनके अलावा और क्या मैनेजमेंट है डायबिटीज़ का? डायबिटीज़ डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायबिटीज़ मैनेज कर रहे हैं। अगर टाइप 1 डायबिटिक है जिसमें जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, जिसके के बारे में मैंने बताया, ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं इंसुलिन के खिलाफ, हुँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही माध्यम है। हुँ, जबकि जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में डायबिटीज़ के है, शुरुआती स्टेज में है, लेट स्टेज में है। लेट मीन्स उसके कितने अंग इन्वॉल्व हो गए हैं, कितने समय से वो डायबिटिक है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए या तो हम टैबलेट लिखते हैं या इंसुलिन लिखते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ टैबलेट एंड इंसुलिन लिखते हैं। किसी को मैंने ये भी सुना सर कि अचानक शुगर लो हो जाती है पेशेंट्स की। रात में शुगर लो हो गई तो उन्हें कुछ मीठा खाना पड़ा। ये स्थिति कब उसमें आती है, किस कंडीशन में? जब भी दवाई रेगुलेट ना की जाए, चाहे वो इंसुलिन हो या टैबलेट्स हो, अगर वो रेगुलेटेड तरीके से नहीं दी जाए तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस, इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कॉमन कारण है हाइपोग्लाइसीमिया का वो है खाना स्किप कर जाना। दवाई तो अच्छा। आपने टाइम पे ले ली हुँ, बट हुँ, खाना खाया नहीं। खाना टाइम पे नहीं खाना, लेट खाना। हुँ। और जो तीसरा कॉमन कारण है, जैसे आप यूजुअली उस दवाई के साथ 2 या 3 रोटी खाते हो, उस दिन आपने 1 ही रोटी खाई। तो मतलब कम खाया, हुँ, लेट खाया, नहीं खाया दोनों का तालमेल होना चाहिए खाने और दवाई का। दवाई का, तभी आप इस हाइपोग्लाइसीमिया से बच सकते हो। मतलब आपने ग्लाइसेमिक फूड कुछ लिया है, रोटी ली है, सब्ज़ी ली है, तो और इधर से आपने शुगर कम करने की दवा भी ली है, तो शुगर ऑलरेडी कम खाया होगा आपने, तो दवा से और कम हो जाता कम होगा। हो जाएगा, बिल्कुल। जी। क्या सर इंटरमिटेंट फास्टिंग और केटो फास्टिंग जैसी चीज़ें आ रही हैं आजकल, ये कुछ फ़ायदा करती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को? ये वेट लॉस में इस तरह से मदद करती हैं। हाँ, साथ में ये भी बता दीजिएगा कि वेट लॉस में कितना मदद करते हैं, वेट लॉस डायबिटीज़ में कितना फ़ायदेमंद होता है? तो बेसिकली कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रचलन वेट लॉस के चलते हुआ, और ये वेट लॉस में मदद करती हैं। वेट लॉस में 3 कंपोनेंट होते हैं: लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ फैट, लॉस ऑफ मसल्स। सो जब आप कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाते हो तो चांसेस है कि आप अपना वाटर कंपोनेंट और मसल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी कम कर लोगे, जबकि फैट कंपोनेंट जो कम होना चाहिए एक्चुअली, वो ज़्यादातर वहीं रहता है या बहुत कम कम मात्रा में कम होता है। तो डायबिटिक पेशेंट अगर कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाएंगे तो बहुत संभावना है, पहला तो कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, वो हो, उसकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, उनका जो मसल मास चाहिए जिससे कैलोरी हुँ, कंजम्पशन होता है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है, जिसे हुँ। हम सार्कोपीनिया कहते हैं। तो सार्कोपेनिक भी हो जाते हैं और हाइपोग्लाइसीमिक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर ये नॉर्मल खाएं बगैर कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग के, थोड़ा खाएं, थोड़ी थोड़ी देर में खाएं, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली वेट लॉस भी होगा, और टाइमली एक्सरसाइज करें, उसका भी, उससे सार्कोपेनिक होने की, जैसे मसल लॉस होने की संभावना कम हो जाएगी। सर आपने ये बताया, मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि क्या डायबिटीज़ से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है? दो गुना, दो कैसे? गुना। हार्ट की सारी आर्टरीज को चोक करना, हार्ट हुँ, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज सारी आर्टरीज ब्लॉक कर देता है, हार्ट के मसल्स के फंक्शंस को कम कर देता है, और हार्ट के रिदम को भी फर्क करता है। साथ में हार्ट के ऊपर जो पानी का, जो ब्लड का ओवरलोड है, उसको भी इफेक्ट करता है। सो इट कैन कॉज कोरोनरी आर्टरी डिजीज लीडिंग टू हार्ट अटैक, इट कैन कॉज हार्ट फेलियर, एंड इट कॉज कैन कॉज डायलेटेड मायोकार्डियम और माइक्रोएंजियोपैथी, जिससे ओवरऑल जो हार्ट का फंक्शन है वो खत्म हो जिसे जाता है। कार्डियोमायोपैथी कहते हैं आप, वो भी हो सकता है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता अच्छा। और क्या सर, एक जो हमारे आसपास जब कोई बीमारी रहती है तो उसके इर्द-गिर्द एक मार्केट भी तैयार होता है। इसी डायबिटीज़ के साथ मार्केट है शुगर फ्री का, वो कितने सेफ रहते हैं?
शुगर फ्री एस्पार्ट अलग अलग किस्म के होते हैं। ये ऑल्टरनेटिव्स होते हैं मीठे के, सिंपल शुगर के, जो आपको सेंसेशन तो शुगर का देंगे बट इनमें कैलोरीज नहीं होगी। दैट्स व्हाई इनको शुगर फ्री कहा जाता है कि कैलोरीज लेस, टेस्ट बट को आप शुगर की तरह स्टिमुलेट कर सकें। बट ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कॉमनेस्ट जो होता है वो एस्पार्टमिन होता है। सेकेंड कॉमनेस्ट होता है सुक्रोलोस। एस्पार्टमिन के बारे में कहा जाता है कि लंबे समय तक कंज्यूम करेंगे तो बहुत संभावना है कि देयर इज नो स्टडीज, नो डेटा, बट संभावना, पॉसिबिलिटी बनाती है, बताया जाता है कि ये प्री कैंसरस कंडीशंस कॉज कर सकता है। जबकि जो सेफर शुगर फ्री और ऑल्टरनेटिव स्वीटनेस जिसे सुक्रोलोस कहते हैं, उसमें ये प्री कैंसरस कंडीशंस कॉज करने की संभावना कम होती है।